नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायो सावर्ट के नियम के बारे में। बायो सावर्ट का नियम क्या है, किसको बताता है, इससे पहले हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। हमारे फिजिक्स में हमेशा से ही जो चुंबक का जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। कहते हैं लगभग आज से 4000 साल पहले किसी मैग्नेस नाम के आदमी ने, जो कि पेशे से बकरियां चराया करता था, उस बकरी चराने वाले आदमी के पैरों में जो कीलें लगी हुई थी वो किसी जगह से चिपकने लगी, और पत्थर से, जिसको उसने खुद के नाम पे मैग्नेस से मैग्नेट कहा, चुंबक कहा। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है चुंबक का इतिहास। उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा होगा, उसके लगभग काफी हजार साल बाद में ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये ओरस्टेड नाम था इनका। मैं ये पहन लेता हूँ ना। ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। ओरस्टेड ने हम लोगों को बताया कि एक एक्सपेरिमेंट में, उनका ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओरस्टेड ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यानी चुंबक के खोजने के कई हजार साल बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत धारा भी क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, ये ओरस्टेड ने हमें बताया ये। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों ने फिर जो पढ़ा वो काम किया था, आपको याद होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र, तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या आप लोगों ने स्क्रू का नियम, कुछ नियम पढ़े होंगे ना। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं बता देता हूँ। ये कहता है कि अगर अंगूठा इस तरीके से धारा की दिशा को दिखाता है, किसी तार में बहने वाली धारा को, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ये किसको दिखाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब अगर आप स्क्रीन पे बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस तरफ तो अंदर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर, जिसे हम क्रॉस बोलेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। इधर चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, जिसको हम डॉट से दिखाएंगे। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। आगे की जो बात थी वो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बायो सावर्ट। ये जो आपको दो दिख रहे हैं यही है वो महान आदमी है जिनके कारण आज अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं। सावर्ट और बायो सावर्ट नियम, है ना। फिनिक्स सावर्ट और बायो का नाम जो है वो तो कोई बायो बोलता है, कोई बियोट बोलता है। फ्रेंच आदमी थे तो नाम बड़े टिपिकल से, बड़े टेढ़े मेढ़े, है ना। मैं उन पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। तो बायो सावर्ट का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये नियम हमें बताता क्या है। अब तक हम लोगों ने चुंबक देखा, ठीक है। उसके बाद में ओर्स्टेड ने बताया कि तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर हमने उसकी दिशा निकालनी सीख ली। लेकिन जो हम चीज नहीं सीख पाते वो ये थी कि तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना है, वो किस पे निर्भर कर रहा है, कब वो इंक्रीज होगा, कब वो डिक्रीज होगा। ये कुछ बातें रह गई थी। तो सीधी सी बात है, बायो सावर्ट का जो नियम है वो हमें ये बताएगा, या इससे हम वो चीज ज्ञात करेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होगा। उसका मान हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है, अंग्रेजी में कुछ खुद के नाम इस तरीके से लिखा करते थे, और ये थे सावर्ट। तो आप चाहो तो देख सकते हो ना, इस तरह के नाम थे। बाकी लंबे चौड़े नाम बड़े टेढ़ी मेढ़ी है ना, फ्रेंच भाषा ही टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये बायो सावर्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये नियम हमें क्या बताएगा, ये इस नियम की सहायता से हम लोग किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न, या किसी भी चालक के अंदर, चालक के चारों ओर उत्पन्न, ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही हो, किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान हम इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है नियम, चलिए समझते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए इस तरह का कोई हमारे पास एक चालक तार है। मैं ऐसे दिखा देता हूं ना, ये कोई मान लीजिए चालक तार है इस तरह का, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं अपन इसको। ये इस तरह का कोई चालक तार है, और इस चालक तार में मान लीजिए धारा बह रही है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के, इस चालक तार में जो धारा बह रही है वो कितनी है, आई धारा इस चालक तार में बह रही है। ठीक है, अब अगर बह रही है तो ओरस्टेड ने हमें बताया इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, इधर भी, हर की तरफ बन रहा है। तो हमें उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं हमसे कोई कहता है कि ये बिंदु एक पी है, एक बिंदु है ये पी। इस पी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बायो सावर्ट के नियम की सबसे खास बात यही है कि किसी एक आकृति के लिए नहीं लगता, सिर्फ किसके लिए काम करता है, अल्पांश के लिए। किसके लिए, अल्पांश के लिए। पहली बात तो एक अल्पांश यानी बहुत छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर इस तरह का चालक है और यहाँ पर चुंबकीय पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई एक अल्पांश ले लेते हैं। मैं इस तरीके से एक अल्पांश दिखा देता हूँ, और जो एक्चुअल में बहुत छोटा है, ये जो मैंने दिखाया ये भी बहुत बड़ा है, ये इससे भी बहुत छोटा है ना। जितना मैंने दिखाया ये इससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, इस बात को आप समझेंगे। तो मान लीजिए कोई एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है,
dl। ये I धारा इसमें से भी निकलेगी तो इसको बोलेंगे कुल मिला के धारावाही अल्पांश IDL, धारावाही अल्पांश IDL बोलेंगे। dl इसकी लंबाई है, इस dl को इस p से अपन मिला देंगे। मान लेते इसकी डिस्टेंस कितनी है r, और हम देख सकते हैं dl और r के बीच में कोई ना कोई एक कोण बनेगा जिसको अपन बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो पहली बात तो P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कैसे होगा, अगर आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे तो देखेंगे धारा ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्रॉस अंदर की तरफ। ठीक है, अपन ने पहले ऐसा, आप आराम से इसको लगा के देख लिए, मैंने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से की थी। तो यहाँ जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा अंदर की ओर, है ना, इसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, अब बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है उसको देखिए, मैं एक एक लाइन करके आपको बोलता भी जाऊंगा, आप चाहो तो पेन कॉपी लेके लिख सकते हो, बाकी आप इसको समझ भी सकते हो ना। देखिए पहली बात, बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, ये कहता है, इन्होंने बाय एक्सपेरिमेंटली चीजें ज्ञात किया ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनसे ये चीजें बताई, मैं बता दूं आपको ये बात भी। ये कहते हैं कि अगर पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश होगा, वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस धारावाही अल्पांश IDL के कारण या DL के कारण, तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र DL छोटा सा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ छोटा सा बनेगा, जिसको अपन कैसे दिखाएंगे, DB से। तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कहते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा। पहली बात कि पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा, एक बात इन्होंने बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि यहाँ जो धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अल्पांश, ये अल्पांश आपका अल्पांश व बिंदु P के मध्य की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होगा, यानी इनकी मध्य की दूरी हम लोग r ले रहे हैं तो r के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती। दो बातें। तीसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये DL और DL व P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, यानी कोण कितना है, थीटा, तो इसकी ज्या बोलेंगे तो साइन थीटा, और ये जो है वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। ठीक है, मैं फिर दोबारा बोल दूं, क्या कहता है कि P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगा। दो बातें। तीसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्रवाहित धारा के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी ज्यादा आप इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये कुल मिला के चार बातें बायो सावर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग से बताई। इन चारों को अगर हम एक साथ लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, DB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा लिख लिया है, DB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहां से अगर ये हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते नियतांक के है IDL साइन थीटा अपॉन r²। इसके का मान बाय एक्सपेरिमेंट बताया गया μ0 अपॉन 4 पाई, के का मान कितना बताया गया, μ0 अपॉन 4 पाई। अच्छा, यहां से भी एक बात हो गई कि μ0 क्या है। μ0 देखिए मैं बताऊं आपको, μ0 जो है उसको अपन बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। आप लोगों ने विद्युतशीलता पढ़ी होगी, है ना। विद्युतशीलता क्या थी कि किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता थी उसको अपन क्या बोलते थे कि भाई किसी माध्यम का यह ऐसा गुण जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। उसी तरह चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता भी क्या है, एक्चुअल में 5वें चैप्टर में होती है आपके लिए, चैप्टर हट गया तो आप लोगों शायद किसी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी होगी। जो μ0 है ये हमको क्या बताता है, ये μ0 हमें बताता है कि किसी माध्यम में से, या जो म्यू है ये हमें बताता है किसी माध्यम में से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार हो सकती हैं और कितनी नहीं हो सकती। या आप इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं इन शॉर्ट में कि जो चुंबकशीलता है वो ये बताती है कि किसी माध्यम में चुंबक जो है या चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र हो किस तरीके से व्यवहार करेगा। ठीक है, उसका मान कम होगा ज्यादा होगा, तो एक का मान होता है μ0 अपॉन 4 पाई। ये μ0 जो है निर्वात के लिए है, माध्यम के लिए हम लोग म्यू लिखेंगे। अगर इसको यहाँ लिख दे ऐसे तो DB जो है वो लिखा जाएगा हमारे पास μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²।
4 पाई लगाने का उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना रहा था कि कई ऐसी कैलकुलेशन है जिनमें हम पाई से बचना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से म्यू नॉट अपन 4 पाई बनाया। नहीं तो सीधा इसका पूरा हम म्यू नॉट का एक फिक्स मान होता है निर्वात के लिए, निर्वात के लिए म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इस हिसाब से अगर आप अपने के का मान निकालेंगे तो आपका के का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटा 4 पाई, यहां भी पाई लगना चाहिए, 4 पाई, ये कैंसल और ये आएगा 10⁻⁻7। तो चाहते तो नियतांक डायरेक्ट 10⁻⁻7 बोल सकते थे, लेकिन म्यू नॉट अपन 4 पाई लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि कई ऐसी कैलकुलेशन होती है जिनमें हम पाई से बचना चाहते हैं, और पाई से बचने के लिए हम लोग इनको काम में लेते हैं। ठीक है, यहां से आप बिल्कुल निकालेंगे, मैं बता देता हूं आपको, ये आप के का मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर के का मात्रक लिखना पड़ेगा, और के का मात्रक लिखने के लिए आपको म्यू नॉट का मात्रक पता होना चाहिए। और म्यू नॉट का मात्रक आप किस तरीके से पता करेंगे उसको आप यहीं से पता कर सकते हैं, यहीं से पता कर सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा काम, अगर आप करना चाहें तो जरूर कीजिए इसको। देखिए किस तरीके से होगा ये। अगर आप यहां से म्यू नॉट का मात्रक चाहते हैं तो देखो डीबी है और इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और है आई, है डीएल, है साइन थीटा, और साथ में अपने पास है आर स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट का मान रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। डी वी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट। अब यहां से आप म्यू नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं मात्रक निकालने के लिए बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले देखिए डीबी, डीबी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। 4 पाई एक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आर दूरी है तो हो जाएगा मात्रक मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। डीएल एक लंबाई है, उसका मात्रक फिर मीटर, साइन थीटा का फिर कोई मात्रक नहीं होता, ये इससे कैंसिल। और आपके म्यू नॉट का मात्रक आ जाएगा टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो के का जो मात्रक आपका होगा वो के का मात्रक होगा आपका टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास के का मात्रक है। किस कैसे पद्धति में निकाला है मैंने, ये जो इसका मात्रक ये आया है ये एम के एस पद्धति में आया है। कैसी पद्धति में, एम के एस पद्धति में आया है। एक और बड़ी बात है, के का जो मात्रक होगा विद्युत चुम्बकीय पद्धति में, विद्युत चुम्बकीय पद्धति बोले तो ईएमयू है ना, उसमें इसका मान होता है 1 ईएमयू के लिए। ठीक है, आप जरूर इस चीज को ध्यान रखें। तो ये बायो सावर्ट के नियम का एक जनरल समीकरण है जिसको हम बहुत बार काम में लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो बताता है वो किसके लिए बताता है। एक तो अल्पांश के लिए आपको ये बताएगा, पहली बात आप ये कंफर्म करें कि अल्पांश के लिए ये काम करता है। ठीक है, पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर चाहते हो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तो आपको डीबी का करना पड़ेगा समाकलन, यानी कि आपको समाकलन करना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का। इसी तरीके से आप कहीं पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। ठीक, एक इसका सदिश रूप भी हम जरूर लिखेंगे, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है कई बार। देखें ये जो ऐसा लिखा है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में लिखने के लिए एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि जब आप लिखते हो ए क्रॉस बी तो आप लिखते हो ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप जो इसकी दिशा बताता है ना। अब जो एन कैप इकाई सदिश है, अब ये जो ऐसा लिखा है ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी ऐसा लिख दे तो जिस तरह इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसी तरह इनका भी होगा। आप इसके लिए भी लिखोगे ए का परिमाण और बी कैप का परिमाण और साइन थीटा। अब बी कैप का परिमाण 1 होता है तो ए क्रॉस बी को करोगे तो क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये यहां जो आपने लिखा है एक्चुअली इसको लिखने का यही तो सिस्टम होता है कि आप पहली राशि का परिमाण लिखिए, फिर आप दूसरी का परिमाण लिखिए और फिर आप लिखते हो साइन थीटा। यही काम आपने यहां लगाया। लेकिन अब बी एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश का तो परिमाण ही 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये आपके पास सिर्फ यही बच जाएगा। अगर मैं दोबारा लिखूं और डिटेल से तो ये हमारे पास सिर्फ इतना बच जाएगा कि ए का परिमाण और साथ में साइन थीटा, और इसको परिमाण का मतलब आप सीधा लिख सकते हो ए साइन थीटा।
इसी तरह तो होगी बातें। तो अब आप यहाँ से थोड़ी इस चीज को देखिए, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ये जो ऐसा लिखा है, मैं कह रहा था आपसे, अब आप इस चीज को समझने के बाद यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं कहीं पर ऐसा लिख रहा हूँ ना, डीएल क्रॉस आर सदिश, तो आपको लिखने का मतलब होगा, आप लिखोगे डीएल का परिमाण, ठीक है, फिर आप लिखोगे आर सदिश का परिमाण, फिर आप लिखोगे साइन थीटा। इसी चीज को लिख सकते हो डायरेक्ट डीएल आर साइन थीटा, ठीक। अब इसी तरीके से आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं डीएल सदिश और आर कैप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आप देखिए, तो आप फिर इसको ऐसे लिखोगे, डीएल सदिश का परिमाण, आर कैप का परिमाण और साइन थीटा। डीएल ऐसे कैसे, और आर कैप एक एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण भी कितना हो जाएगा, एक। एक को यहां लेकिन गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, डीएल साइन थीटा। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो डीएल साइन थीटा है, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, डीएल क्रॉस आर कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो डीएल साइन थीटा, ये जो डीएल साइन थीटा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अगर सदिश रूप में लिखूंगा तो, सदिश रूप में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये मिटा देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है ना, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूं, डीवी सदिश, डीवी डीवी सदिश, तो मेरे को म्यू नोट अपन 4 पाई, तो ऐसे कैसे, आई भी ऐसे कैसे, जो डीएल साइन थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, डीएल सदिश क्रॉस आर कैप। पीछे समझो आपने कैसे लिखना है, अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से एक बात और आप देखिए, आर कैप जो होता है उसको क्या लिखते हैं, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कल ही अपनी बात हुई थी, कल परसों मैंने एक लास्ट वीडियो में ये चीज आपको बताई थी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, परिमाण को कोई लिखने दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आर कैप को आप यहां ऐसे लिख दोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, और साथ में आप लिखोगे डीएल, और ये आर सदिश, आर कैप की जगह क्या लिखोगे, आर सदिश। ये मान अपन ने, ये जो मान था इसका, इसको अपन ने यहां रख दिया है ना, आप समझिए इस बात को, अपन ने इसको यहां रख दिया। तो अब जो ये था आर के, आर ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो आर आर से गुणा होकर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो जो बायो सावर्ट के नियम का जो सदिश रूप है वो कुछ कुल मिला के इस तरीके से हमारे पास आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल क्रॉस आर और नीचे आर क्यूब। यह है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, ठीक है। आई होप को आपको यहां तक की बातें समझ में आई होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। एक बात मैं जाते जाते आपसे और बता दूं, ये जो मात्रक है, जो मैंने म्यू नोट का एक मात्रक निकाला, आप चाहो तो म्यू नोट किस तरह टेस्ला इनटू मीटर को टेस्ला के दूसरे मान लिखकर कई तरह के मात्रक निकाले जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।